हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेसो एकेडमी पर, जहां हम अपनी अप्लाइड फिजिक्स की क्लास चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल मोशन, जिसको एक और नाम से जाना जाता है क्या, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं, हम काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं। रोटेशनल मोशन क्या होता है, और लास्ट टॉपिक में जाना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, टॉर्क के बारे में जाना था, कपल के बारे में जाना था, कपल ऑफ फोर्स के बारे में जाना था। अब बारी है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा और जानने की और उसका डेरिवेशन। आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मेनली बहुत सारे डेरिवेशन करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार बताओ कि सभी लोग पढ़ने के लिए रेडी हो और सभी लोगों को पहले के टॉपिक्स समझ में आ चुके हैं। ठीक है, पहले के टॉपिक सभी को समझ में आ चुके हैं। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो रोटेशनल मोशन का जो हमारा पिछला टॉपिक था वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुल मिला के क्या था। एक बार मैं आपको बस 2 मिनट में हल्का सा रिवीजन दे दूं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बॉडी बनाई थी। ठीक है, ये बॉडी थी, ये इसका फिक्स एक्सिस था। ठीक है, इसका फिक्स इसका फिक्स एक्सिस था ये। अब इस फिक्स एक्सिस के अराउंड यहाँ पे कोई मास था m1, यहाँ पे कोई मास था m2, यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे कोई मास था mn। ठीक है, इसकी दूरी r1, इसकी दूरी r2, इसकी दूरी rn। तो हम कह रहे थे कि मास वन, जो मास वन होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास वन क्या हो जाएगा हमारा, m1 इंटू r1 का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 बराबर मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इंटू r2 का स्क्वायर। फिर आई m3 बराबर मास ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट इंटू r3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम सारी चीजों को जोड़ते जाएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा जो हमारा आई ऑफ एम एन होगा बराबर क्या होगा, एम एन इंटू आर एन का स्क्वायर। अब अगर हमें पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, जैसे ये तो एक एक पार्ट का हो गया। ठीक है, इस पार्ट का, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर हो गया, इसका m2 r2 स्क्वायर होगा, इसका mn rn स्क्वायर होगा। लेकिन अगर मैं इस पूरी बॉडी का मास ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी को सम कर देंगे। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू आई टोटल मास, यानी आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल मास का कितना होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, इसी तरह करते 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 mn rn स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा एम आर स्क्वायर, यहाँ पे एम सॉरी एम पी आर पी का स्क्वायर। ठीक है, अब पी कहाँ से लेके कहाँ तक है, पी जो है हमारा 1 से लेके एन तक है। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला जाता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को केवल इतने से फॉर्मूले से जानते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जो बेसिक चीज हम जानते हैं वो क्या है, वो ये है कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। डिफाइन भी इसको ऐसे किया जाता है कि किसी किसी जो बॉडी, कोई जो बॉडी होती है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो उसके द्रव्यमान और उसके घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी जो उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे, ये हमारा कल का डिस्कशन हो चुका था। अब इसके आगे हम आज से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम आज से पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो, जड़त्व आघूर्ण का, मैंने आपको बोला था कि जड़त्व आघूर्ण का महत्व क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि न्यूटन ने पहले नियम में क्या बताया था कि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वो बल की गति का विरोध करता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जड़त्व। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि जो बल होता है उसका जो विरोध करता है वो जड़त्व कहलाता है। लेकिन जो बल आघूर्ण का विरोध करता है वो क्या कहलाता है, जो बल आघूर्ण क्या होता है, ये मैंने आपको कल बताया था, टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या, जो किसी वस्तु में रोटेशन, जो किसी वस्तु में घूर्णन पैदा कर दे। ठीक है, किसी एक एक्सिस के अराउंड कोई वस्तु रोटेट करने लगती है, किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से, यानी बल आघूर्ण की वजह से। बल आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क का विरोध करे वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही महत्व है जो जड़त्व का महत्व होता है। ठीक है, जो महत्व बल के केस में जड़त्व का होता है, वही केस, वही इंपॉर्टेंस मोमेंट या टॉर्क के केस में, बल आघूर्ण के केस में जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निर्भर किस पे करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर निर्भर करता है। देखो, अब थोड़ा हम दोनों चीजों को पैरेलल लेते चलेंगे। जड़त्व किस पर निर्भर करता था, जड़त्व हमारा ओवरऑल किस पर निर्भर करता था, इनर्शिया जो था वो किस पर निर्भर करता था, इनर्शिया डिपेंड करता था किस पे, मास पे।
ठीक है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे करेगा? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी करेगा, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे करेगा? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आर होता है, आर बेसिकली होता क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो तुम्हारा आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों चीजों पे वो करेगा, इसके वर्क पे करेगा बेसिकली, इस पे भी नहीं करेगा, इसके वर्क पे करेगा। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इन दो चीजों पर होता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि किसी वस्तु में आर ज्यादा है, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर किसी वस्तु पे आर ज्यादा लगा है, तो मतलब कोई वस्तु, जैसे देखो ये वही वस्तु है हमारी, ठीक है, ये क्या हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखो अब यहाँ से एक वस्तु यहाँ पे है जिसका आर, ये R1 है और ये M1 है, ठीक है, और कोई दूसरी वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये M2 है और ये R2 है। अगर M1 M2 बराबर कर दिया जाए, अगर M1 M2 बराबर कर दिया जाए, तो कौन सा ज्यादा रोटेट करेगा? ज्यादा रोटेट कौन सा करेगा? ज्यादा रोटेट करेगा हमारा M1, है कि नहीं? क्योंकि इसका R बड़ा है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? R पे। क्लियर हो गया? इतनी सी चीज है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारे जो कल पढ़ चुके थे वो खत्म हो चुका है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप मात्रक वगैरह अगर जाना चाहें, हाँ इसका मात्रक जानने लायक चीज है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक और वीमा भी। इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, जल्दी से। इसका यूनिट और इसका डायमेंशन आप लोग मुझे बताएंगे क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट और डायमेंशन जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। देखो इसका फॉर्मूला सबको पता है, एफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? फोर्स, सॉरी मास इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर। एम मतलब केजी, आर स्क्वायर मतलब केजी मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्या, यूनिट। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल, सॉरी ML2, हाँ ML2 टी के ऊपर जीरो लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ML2 T0। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा हमारा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो, अब हो गया हमारा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे, संबंध, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध। बल आघूर्ण यानी टॉर्क, और किसमें? एंगुलर मोमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन में संबंध, ठीक है, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में संबंध। तो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में संबंध, ठीक है। अब टॉर्क, आप सभी को पता है टॉर्क क्या होता है? टॉर्क यानी बल आघूर्ण, यानी बल की जगह, बल जो होता है किसी वस्तु को ट्रांसलेशन कराता है, और टॉर्क क्या करता है, किसी वस्तु को रोटेट कराता है। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी कोई वस्तु रोटेट करती है, जब भी कोई वस्तु रोटेट करती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एंगुलर डिस्प्ले, हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा प्राप्त होता है। अब डी थीटा बाय डी टी क्या होता है हमारा? वेलोसिटी होता है, ठीक है।
एंगुलर वेलोसिटी होता है, इसको ओमेगा से दिखाते हैं। ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। और हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बटे डी टी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पहले बता चुकी है, पिछले लेक्चर में बता चुकी है। अब हमें बेसिकली बताना है टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में संबंध। ठीक है, आप सभी को एक चीज पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो शुरू ऐसे करेंगे हम। एक मिनट, कलर चेंज कर ले पेन का। एक ये हो गया और एक ये कर लेते हैं। ठीक, तो फोर्स बराबर क्या होता है? सभी को पता है एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए। अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? जो आप लोग आप सभी लोगों को पता होगा कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? जो बड़ा त्वरण होता है। देखो, एक तो ये हमें इस पूरे लीनियर मोशन में कोणीय वेग, कोणीय त्वरण प्राप्त होता रहेगा, उसके साथ साथ लीनियर मतलब रेखीय वेग, रेखीय त्वरण सब प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे कि एम बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? डीवी बटे डी टी। कौन सा? कोणीय वेग अपॉन समय, डीवी बटे डी टी। एफ बराबर डीवी बटे डी टी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना कि जब भी कोई वस्तु रेखीय गति करती है तो आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है, पिछले क्लास में भी और सेकंड चैप्टर में भी ये चीज डिस्कस की जा सकती है। कोई भी वस्तु जब रेखीय गति करती है तो उसमें मतलब वृत्तीय गति करती है तो रेखीय यूनिट्स में साथ साथ चलती रहती है। और कोणीय डिस्प्लेसमेंट, जैसे कोणीय वेग हो गया वैसे रेखीय वेग हो गया, कोणीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन, सब चीजें साथ साथ चलती रहती हैं, है कि नहीं? अब आप लोगों को एक बात पता है कि v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए कि v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है आर ओमेगा। ठीक है, v बराबर आर ओमेगा होता है, तो हम v की जगह क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा लिख सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? f बराबर एक मिनट, f बराबर m इंटू डी। वी की जगह क्या हो जाएगा? आर ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, यहां से आर कांस्टेंट है, आर बाहर आ जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू आर और डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है? सभी लोग बताएंगे डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है? यहाँ पे मैंने क्या बोला? डी ओमेगा बाय डी टी होता है अल्फा। ठीक है, तो हमारा इसके आगे बढ़ेगा। एफ बराबर एम इंटू आर, अरे डी ओमेगा बाय डी टी को क्या लिख सकते हैं? हम अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्स बराबर क्या होगा? एम आर अल्फा। अल्फा क्या है हमारा? को एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत ही ना? एफ बराबर एम में था, ए की जगह हमने डीवी बाई डी टी रखा, और वी का वैल्यू क्या? आर ओमेगा होता है, तो डी आर ओमेगा बाई डी टी हो गया, आर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग अल्फा लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? अब आप सभी लोगों को पता है कि टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर होता है फोर्स। अब देखो, दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे हम? आर का। ठीक है, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाइंग आर बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में करते हैं हम आर का गुणा। तो बना हो जाएगा एफ इंटू आर बराबर एम इंटू आर इंटू अल्फा इंटू आर। अब बताओ एफ आर को क्या कहते हैं हम लोग? एफ आर किसे कहते हैं? कल आपको क्या बताया जाएगा? टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? कल क्या बताया गया था कि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ बराबर होता है फोर्स इंटू रेडियस कह लो, या इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो टाउ बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ आर की वैल्यू क्या होती है? टाउ। एफ आर की वैल्यू टाउ। तो एफ आर की जगह हम क्या रख देंगे? टाउ बराबर एम, इसको एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब आप लोग बताओ एम आर स्क्वायर को क्या लिखते हैं? एम आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? अभी पिछले यहां पे मैं आपको क्या बता रहा था? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? एम आर स्क्वायर के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ये हो जाएगा हमारा क्या? एंगुलर सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और टाउ में, टाउ यानी टॉर्क में संबंध क्या हो गया?
टाउ और टॉर्क में संबंध आ, टाउ और अल्फा में संबंध आ गया, इसको करेंगे हाईलाइट। ये था हमारा छोटा सा पहला डेरिवेशन। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने किया क्या, F बराबर m में होता है, सबको पता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। अब एक ही जगह dv बाई dt, v का वैल्यू क्या होता है r ओमेगा, तो dr ओमेगा बाई dt, r कांस्टेंट बाहर आ गया, d ओमेगा बाई dt को क्या लिखते हैं, अल्फा। ठीक है, r का दोनों पक्षों में गुणा किया, इधर fr हो गया, इधर क्या हो गया, mr स्क्वायर अल्फा, mr स्क्वायर अल्फा। fr को क्या लिखते हैं, टाउ, टॉर्क, और टॉर्क बराबर mr स्क्वायर, और mr स्क्वायर को क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। क्लियर है कि नहीं? तो टॉर्क, ये टॉर्क यानी टाउ और अल्फा में संबंध मिल गया। हमारा टॉपिक क्या था, टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन में संबंध। तो टॉर्क यानी बल आघूर्ण, और अल्फा यानी कोणीय त्वरण, उन दोनों में संबंध मिल गया है कि नहीं? तो इससे एक स्टेटमेंट निकल के आती है, जो हमारा टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन में संबंध क्या होता है। एक स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे कि कोणीय घूर्ण गति घूर्ण गति करते किसी पिंड पर आरोपित बल आघूर्ण, बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, किसके बराबर होता है, पिंड के जड़त्व आघूर्ण यानी Im व कोणीय त्वरण मतलब अल्फा के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर? के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, हालांकि इंग्लिश में आप लोगों को समझ आना चाहिए, इतने समझदार तो आप लोग होंगे ही। अब सेम चीज इंग्लिश देखो, द टॉर्क अप्लाइड टू अ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो आप लोगों की इतनी हिंदी जो है, देखो जो लोगों को इंग्लिश स्ट्रांग है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों की हिंदी वीक है उन लोगों की हिंदी इतनी, उन लोगों की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हिंदी को सोच के वो इंग्लिश लिख पाए। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग आगे आपको पूरी इंग्लिश में करनी है। इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ, सॉरी मोमेंट ऑफ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इक्वल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जो पीछे डेरिवेशन किया है उसी के लिए एक स्टेटमेंट बना है, वही लिख दिया हमने। ठीक है, तो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या संबंध होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या संबंध होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, ये टॉर्क हो गया, बराबर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब आगे देखते हैं, आगे आगे अगला संबंध हमें क्या देखना है, अगला संबंध देखना है हमें कि कार्य और बल आघूर्ण में क्या संबंध होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन वर्क, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड बल आघूर्ण यानी टॉर्क। ठीक है, बल आघूर्ण और कार्य में क्या संबंध होता है, आप सभी लोगों को पता है, कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सबको पता है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, सीधे कार्य बराबर क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं, कार्य बराबर होता है हमारा वर्क
बल यानी बल गुणे विस्थापन, ठीक है। सॉरी, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अब इसको डेरिवेट करते हैं। डेरिवेशन अब स्टार्ट करेंगे कहाँ से? पेन चेंज करने के साथ ही डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक। वर्क इज वर्क बराबर फोर्स इंटू डीएल। अब ये जो विस्थापन में बहुत कम है, ठीक है। विस्थापन कम है इसलिए हमारा कार्य भी कैसा होगा? छोटा होगा। विस्थापन कम है इसलिए हमारा कार्य भी छोटा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब हमें चाहिए अब हमें चाहिए कि थोड़ा स्टेप, अरे, अपने स्टेप्स को तेज करें, ठीक है। तेजी से चलें और अब बातचीत कम करके पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो मैं कहता था कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, सभी को पता है। तो यानी जो हमारा विस्थापन अगर छोटा होगा तो कार्य भी कैसा होगा? छोटा होगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डीएल, ठीक है। अच्छा, डीएल को आप लोग डीएस लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हम लोग डीएल को, मतलब विस्थापन को एल से नहीं एस से दिखाते हैं, रुको एक मिनट, एल की जगह हम एस से दिखाते हैं, डी एस, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको याद हो, हमारा जो ये कोणीय सर्कुलर मोशन होता था, इसे मैंने बताया था, यहाँ पे थीटा बना, ये केंद्र है, यहाँ पे थीटा बना, और ये जो लंबाई होती थी, ये लंबाई होती थी एस, ठीक है, एस। तो क्या होता था? एस इज इक्वल टू आर थीटा, यही फॉर्मूला होता था। अगर ये थीटा बहुत कम है तो एस भी कम हो जाएगा, यानी डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। कोई शंका? किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? ये आप लोगों को पहले ही पता है, जो सर्कुलर मोशन होता था उसमें ये एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था एस, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था थीटा। और फॉर उनका जो सूत्र होता था क्या होता था, मतलब रिलेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या है? रेडियस, यहाँ पे ये आर और ये आर, ये रेडियस है। एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। अगर एस बहुत छोटा है, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा, तो थीटा छोटा होगा, यानी डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। अब यहाँ पे हम डी एस की जगह लिख देंगे आर डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस की जगह आर डी थीटा। अब आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या मिल गया? एफ इंटू आर। मिला कि नहीं? एफ इंटू आर क्या होता है? एफ इंटू आर क्या होता है, कोई बताएगा? एफ इंटू आर सभी से मैं पूछा चाहूंगा, एफ इंटू आर क्या होता है? अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहीं पे डेरिवेशन करते बताया मैंने, एफ इंटू आर क्या होता है? एफ इंटू आर बराबर टॉर्क। एफ इंटू आर क्या होता है? टॉर्क। तो एफ इंटू आर क्या होगा? हमारा टॉर्क, यानी जो हमारा वर्क होगा, हमारा जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? टॉर्क इंटू डी थीटा। अब ये थीटा और कार्य जो है वो छोटे, मतलब थीटा कम है तो कार्य भी कम होगा, और अगर कार्य अधिक होगा तो थीटा बड़ा होगा। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जब, ठीक है, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों पक्षों को अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर, ये हमारा टाउ हो गया, टाउ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ये हमारा कितना बन के आ जाएगा? ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन के आ जाएगा इधर, कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ इंटू थीटा। क्या हो जाएगा? टाउ इंटू थीटा। क्लियर? तो या तो ये पढ़ लो, ये पढ़ लो तो भी सही, ये पढ़ लो तो भी सही। तुम्हारा कार्य क्या होता है? वो क्या होता है? बल आघूर्ण, ये टॉर्क क्या है? बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन का गुणनफल होता है, ठीक है। अरे जैसे नॉर्मल हमारा वर्क होता था, क्या गया, हाँ, जो नॉर्मल वर्क होता था वो क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स की जगह क्या काम करता है? टाउ। बल की जगह बल आघूर्ण, और जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, यानी रेखीय विस्थापन होता था, उसकी जगह कोणीय विस्थापन आ गया। इसी चीज को हमने डेरिवेशन कर दिया, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? टाउ इंटू थीटा। स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे आप लोग? स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट के लिए अगला ही पेज यूज करना पड़ेगा। घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य किसके बराबर होता है? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बोले तो टॉर्क, तथा कोणीय विस्थापन,
ये अगर हम इंग्लिश में लिखें तो वर्क डन बाय अ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टॉर्क applied and angular displacement। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। एक बार फिर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये हमारा तो क्या था, ओहो, जो हमारा डी डब्ल्यू आया था वो किसके बराबर आया था, टॉर्क इंटू डी थीटा के बराबर आया था। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद डब्ल्यू बराबर टॉर्क इंटू थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप लोग? क्लियर है? अब इसका मात्रक जो जूल ही होगा, ठीक है। मात्रक जूल क्यों होगा, क्योंकि टॉर्क का मात्रक क्या होगा, टॉर्क का मात्रक देखो, इसका यूनिट अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन, वो सब बिल्कुल कार्य वाला होगा, जैसा कार्य का होता है वैसा ही होगा। कैसे प्रूव करते हैं, आइए। टॉर्क का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और डी थीटा क्या होता है, रेडियन, ठीक है। अब रेडियन जो होता है आपको पता है असली मात्रक नहीं होता, दिया जाता है। तो न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल, ठीक है। तो इसका असली मात्रक जूल ही होगा, ठीक है। रेडियन कोई असली कोई मात्रक नहीं होता, रेडियन दिया जाता है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है जूल, और इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन वही होगा, ठीक है। अगर हम बात करें वीमा की डायमेंशन की, तो डायमेंशन वही होगा जो कार्य का होता था। कैसे देखो, टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एम एल टू टी माइनस टू, ये कार्य का होता है, ठीक है। और इंटू इसका क्या होता है, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता, तो यही हमारा बीमा भी हो जाएगा। थीटा का कोई यू में बीमा नहीं होता ना, थीटा बीमाहीन राशि है और मात्रक ही नहीं, इसको जबरदस्ती का एक मात्रक दे जाता है, रेडियन, ठीक है। तो इसको काउंट नहीं करेंगे, न्यूटन मीटर यानी जूल ही होगा। अब पावर और टॉर्क में संबंध, यानी शक्ति और बल आघूर्ण में संबंध, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पावर और टॉर्क में संबंध, रिलेशन रिलेशन बिटवीन पावर एंड टॉर्क, ठीक है। पावर यानी शक्ति में और टॉर्क में क्या संबंध होता है, आप लोग पता है ना, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, पावर बता वर्क यानी कार्य बटे समय। ये क्या था, शक्ति, शक्ति को क्या कहते हैं, सामर्थ्य, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे ये, ठीक है। मतलब आगे क्या पढ़ेंगे, पीछे पढ़ चुके हैं, पता होना चाहिए, अब क्या पढ़ना है। अब हम टॉर्क और पावर के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। बताओ, क्लियर? तो देखो यहाँ पे कार्य को समय से डिवाइड करना है, तो आप लोगों को पहले कार्य लाना होगा। सभी लोगों को पता है कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर ओहो, क्या हो गया पेन को, डी डी डब्ल्यू बराबर क्या है, कार्य बराबर हमारा टॉर्क इंटू डी थीटा। अभी आया है कार्य बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा आया था। अब दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष, टी मतलब क्या, समय, टी नहीं, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन, अवकलन, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये डी ओमेगा, सॉरी ओमेगा नहीं, वर्क है, डी डब्ल्यू बटे डी टी
बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा बटे डी टी, है कि नहीं। अब वर्क कार्य बटे समय, कार्य बटे समय को क्या लिखते हैं हम, कार्य बटे समय को क्या लिखते हैं, पावर। ये हो गया कार्य, ये हो गया समय, तो कार्य बटे समय को क्या लिखते हैं, पावर, यानी पी बराबर टॉर्क और डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिखते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिखते हैं। आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्या बताया था, देखो यहाँ पे कहाँ बताया था, हाँ यहाँ पे ओमेगा बराबर क्या होता है, ये ओमेगा है, ये डब्ल्यू नहीं ओमेगा है। ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। तो बस डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, यानी जो सॉरी जो सामर्थ्य होता है, जो शक्ति होता है, क्या होता है वो हमारा टॉर्क यानी बल आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, है कि नहीं। अब इसके लिए भी एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट के बाद अपनी क्लास एंड करेंगे, फिर कल से हम पढ़ेंगे क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन और सेंटर ऑफ मास और बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि घूर्णन, हाँ घूर्णन गति करते हुए, घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड का सामर्थ्य उस पर आरोपित बल आघूर्ण बल आघूर्ण मतलब क्या, टॉर्क, टॉर्क व कोणीय वेग ओमेगा के गुणनफल के बराबर होता है। इसे जो इंग्लिश में लिखा जाता है कि पावर ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी is equal to the product of torque applied on the body and angular velocity। सारी चीज़ आपको क्लियर है। अगर एग्जाम में कोई भी डेरिवेशन पूछता है, कोई भी संबंध पूछता है, तो आप आसानी से करने में अब सक्षम होने चाहिए। यानी क्या था, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टॉर्क इंटू ओमेगा, है कि नहीं। क्लियर, चलो आज की क्लास में सही तक रहेगी। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी घूर्णन करते हुए पिंडों में गतिज ऊर्जा क्या होती है और मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानेंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का सिद्धांत, ठीक है, कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, ये सारी चीजें बची हैं। फिर सेंटर ऑफ मास और रेडियस ऑफ गायरेशन, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी हमें जानना है। तो फिर चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर से जरूर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन, हैव अ नाइस डे।